नमस्कार। देश अभी कोरोना जैसी भयावह महामारी से जूझ ही रहा था कि तभी इसकी तीसरी लहर के संकेत आने दिखाई देने लगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने बहुत तबाही मचाई थी और अब इसकी तीसरी लहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केस से लोग परेशान हैं। आखिर क्या है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पूर्वांचल के जाने माने सर्जन डॉक्टर के सिंह। सर बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर जैसा कि मैंने अभी कहा, ओमिक्रॉन के ये जो तीसरी लहर है, ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोग परेशान हैं, तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर है क्या? अभी जो कोरोना इतना दिन से चल रहा था, तो एक्चुअली कोरोना जो होता है वायरल डिजीज़ है। तो वायरस में जो है म्यूटेशन होने का प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इनका जो भी जीन है उसको म्यूट करके दूसरा वेरिएंट हो जाता है, फिर म्यूट करके तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से इनके में होते रहता है। तो जैसे पहले दूसरा लहर में जो है डेल्टा वायरस हो गया था, तो म्यूटेशन होकर के अभी म्यूटेशन होकर के ओमिक्रॉन हो गया है। तो ओमिक्रॉन भी आपका कोरोना वायरस ही है, उसका वेरिएंट है। तो अभी तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, ये हमारे पर, आप पर, जनता पर डिपेंड करता है। लेकिन ओमिक्रॉन जो है विश्व में आ चुका है और इसका जो है ये भी कोरोना वायरस ही है, उसी का म्यूटेशन है। तो उसी के तरह इसमें भी लक्षण मिलते हैं। और ये जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला केस जो नवंबर में देखा गया वो साउथ अफ्रीका में देखा गया। उसके बाद अभी पूरे वर्ल्ड में 32 कंट्रीज इससे अफेक्टेड हो चुकी है, जिसमें अपना देश भी इधर बीच शुरुआत हो चुका है। हमारे यहाँ आज के डेट में 23 केस हैं पूरे इंडिया में, उसमें से 8-9 केस जो है आपके जयपुर में हैं और बाकी एक दो करके इधर उधर हैं। तो जो ओमिक्रॉन वायरस है, कोरोना वायरस है, इसमें भी लक्षण जो अभी जो हमारे यहाँ देखे गए हैं, उसमें जो है शरीर में जैसे मरीज को सर्दी, जुकाम, खांसी, सर में दर्द, हेडेक, बॉडी एक, और किसी को जब ज़्यादा हो रहा है तो उसमें गला पकड़ ले रहा है, गले में भी दर्द हो रहा है। और मरीज को डायरिया जैसे मरीज आता है कभी बोलता है केवल मेरे को डायरिया हो रही है, तो डायरिया से भी प्रेजेंट कर रहा है। तो ये मोटा मोटी ये सब लक्षण अगर होते हैं तो आप सोच सकते हैं कहीं हमको कोरोना वायरस ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया है जी। तो इसके ये लक्षण पाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि अभी भारत देश में पूरी तरह से नहीं आया, नहीं। विश्व में आया हाँ, है। हाँ। लेकिन कुछ केसेस इसके देखे गए, तो लक्षण भी आपने बताए। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो विदेश से तो यहाँ पर आया पर अभी वो उतने पर ही रुक जाए और आगे बढ़े ना? इसके लिए जो है हम लोगों को सबको, केवल सरकार इसके लिए नहीं अकेले काम कर सकती है, हम लोगों का, जनता का भी सहभागिता होना इसमें मैंडेटरी है। जैसे कि हम लोग अभी बीइंग ए डॉक्टर, मेरे क्लिनिक में अभी भी लोग आते हैं, बोलते हैं सब हमको दोनों कोरोना का इंजेक्शन लग गया है, हमको कोरोना नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना का तीसरी लहर अगर रोकना है तो इसमें जो है सरकार के साथ साथ में जनता का भी उतना ही सहभागिता होनी चाहिए जितनी सरकार के सरकार केवल अकेले नहीं रोक सकती, ये संभव नहीं है। तो हम लोगों को भी, जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को दोनों कोरोना का टीका लग चुका है और हमको जो है नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। उनको भी होगा, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होगी। जैसे किसी को एक बार वायरल हो गया, दोबारा वायरल होता है तो उतना तेज नहीं होता। तो वो कैरियर हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको पता भी न चले उनको कोरोना हो गया है। तो अगर कोरोना हो गया, वो घूमते रहेंगे तो दूसरे को भी वो ट्रांसमिट करेंगे। और जो लोग टीका नहीं लगवाए हैं, अगर उनको होता है तो सीवियरिटी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन जो अभी कोरोना देखा गया है ओमिक्रॉन, तो जो डेल्टा वायरस जो सेकेंड वेव जो हम लोगों के गर्मी में आया था अप्रैल या मई के महीने में, जी। तो उससे इसकी सीवियरिटी थोड़ा कम है, लेकिन बढ़ने की जो दर है इसमें ज़्यादा देखा गया। जो फैलने का दर जो डेल्टा वेरिएंट से या पहले वाले से इसमें ज़्यादा है, जैसा लोग बता रहे हैं और देखा भी जा रहा है। और इसमें सीवियरिटी थोड़ा कम है, तो ये किसी को भी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए जो आप पूछी हैं उपाय, तो रोकने के लिए जो पहले उपाय था वही आज भी लागू है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक साथ मास गैदरिंग नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, और हम लोगों को मास्क बराबर पहन के रखना है। कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं
बड़े जगह जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग है, तो वहाँ मास्क बराबर लगा के रखना है हम लोगों को, जिससे कि हम लोग भी इसमें सहयोग कर सकें। यहाँ पर मेरा एक सवाल बनता है डॉक्टर साहब कि जैसे 2 लहर आ चुकी है, तो ये तीसरी लहर जो है ये कितना खतरनाक हो सकता है ऐसे में कि जब लोग डरे हुए हैं, सर्दियों के सीजन शुरू हो चुके हैं, ऐसे में जो वायरल बीमारियाँ होती हैं हमारी सर्दी वाली वो है, और कोरोना वायरस, तो पहचान कैसे हो? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि इस समय जो है मौसम जब भी बदलता है हमारे हिंदुस्तान में तो 3 मौसम ज़रूर होता है, कभी कभी इसमें और ऐड हो जाता है। तो जब भी मौसम बदलता है कि यहाँ पर वायरल के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग जो अपने क्लिनिक्स में देख रहे हैं ऑलरेडी मरीज आ रहे हैं जिनको सर्दी है, जुकाम है, बॉडी एक है, हेडेक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही कठिन काम है, उतना सरल काम भी नहीं है कि इसको हम लोग उसको अलग कर सकें बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे एक मरीज को सर्दी जुकाम हल्का हुआ है, उसको डायरिया भी हो रही है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा हुआ, गला एकाएक पकड़ लिया है, तो थोड़ा बहुत हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो एक जनरल वायरल डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जिसको भी अगर इस सब लक्षण होते हैं तो उस लक्षण को रहने से आपको जो है रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा आइसोलेशन में हो जाना बहुत। जनरल वायरल डिजीज़ भी अगर किसी को होती है तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आपसे बच्चे छोटे छोटे हैं या कोई बुजुर्ग है साथ में रहते हैं, थोड़ा दूरी बना लीजिए, नहीं तो उसको भी वायरल हो जाएगा, पूरे घर को हो जाता है। तो फैलता भी जैसे नॉर्मल वायरल है वैसे भी है। सरकार के प्रयासों द्वारा 100 करोड़ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तो पूरा हुआ, पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं समझते, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो ये जो अभी वेरिएंट आया है तो ये किस तरह से प्रभाव डाल सकता है जिनको वैक्सीन लगी है या जिनको नहीं लगी है, और जिन्होंने भी अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो क्यों लगवाएं, ये ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। अब जैसे हमारे यहाँ एक तो अभी पूरे विश्व में जितना वैक्सीन हिंदुस्तान में लगी है उतना पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं लगी है। ये हम लोगों के लिए गौरव का बात है। और 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन, एक बार वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है। किसी को रिपीट आदि की हुई या नहीं हुई अपनी जगह है, कितनों को दोबारा लगी है, लेकिन 100 करोड़ को एक बार लग चुकी है। जिनको वैक्सीन लग गई है उनको कोरोना एक तो नहीं होगा, या होता है उनको तो उसकी सीवियरिटी कम होगी। तो उसमें मरीज का जो डेल्टा वायरस में काफ़ी हमारे भाई बंधु जो भी थे एक्सपायर कर गए, तो इसमें ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जिनको लग गया, क्योंकि उनकी बॉडी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज जो बोलते हैं ना, एंटीबॉडी शरीर में बनता है, वो एंटीबॉडी शरीर में बन जाता है और बॉडी की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा है कि जो लोग नहीं लगवाए हैं बोलते हैं लगवाने से क्या फ़ायदा, नहीं, बहुत फ़ायदा है, उनको सबको लगवाना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं कुछ ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं, अनपढ़ तो मान लीजिए जो नहीं पढ़े हैं वो कुछ करते हैं, उनकी बात समझ में आती है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी, हम लोग भी देखते हैं कि वो बोलते हैं नहीं लगवाने से क्या फ़ायदा, लगवाने से बहुत फ़ायदा है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए। लगवाने से बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि एंटीबॉडी बनता है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी तरह खान पान की भी चीज़ें होती हैं, उसको भी खाने से शरीर की क्षमता बढ़ती है। हमारे हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोग खाते रहते हैं, जैसे जो मसाला होता है, हल्दी होती है, जावित्री होती है, दालचीनी होती है, ऑलरेडी हम लोगों के जो खाने में रसोई में उपलब्ध है हमारे, जो विदेशों में सब मुश्किल से मिलता है। तो इससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे हम लोग लहसुन खाते हैं तो लहसुन जो होता है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की क्षमता को बढ़ाती है, नेचुरल एंटीबायोटिक पैदा करती है। जैसे हम लोग गाजर है, चुकंदर है खाते हैं तो हम लोग जो रेड ब्लड सेल्स होता है ये उसको बढ़ाती है। उसी तरह से मशरूम है तो मशरूम जो खाते हैं तो WBC को बढ़ाती है। WBC जो होता है हमारे बॉडी की क्षमता को बढ़ाता है और रोग से लड़ने के अगेंस्ट काम करता है। जी, बात हो रही है सर वैक्सीनेशन की, तो वैसे भी मेरा एक सवाल बनता है कि जो भी महिलाएं गर्भवती हैं और या फिर जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो क्या वो लोग भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो फिर वो अपना बचाव कैसे करें? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा पूछा। जैसे कि जो हाई रिस्क केस हैं, हाई रिस्क केस में जिसको कि ऑलरेडी बहुत दिन से बीमारी, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या कोई क्रॉनिक इलनेस हो गया कि बहुत दिन से बीमार हैं, COPD जिसको हम लोग बोलते हैं, सांस की बीमारी, अस्थमा बोलते हैं, दमा बोलते हैं, या COPD बोल लीजिए, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोल लीजिए, और साथ में जो लोग कैंसर वगैरह जिनसे पीड़ित हैं, तो इन सभी को जब अच्छी स्थिति में रहते हैं तो सबको लगवाना मैंडेटरी है, सबको लगवाना चाहिए। सबकी बॉडी इम्यूनिटी इससे भी बढ़ेगी
और जो आप पूछ रहे हैं जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी है तो उस पर अभी डिसाइड हो रहा है किसको लगना चाहिए किसको नहीं लगना चाहिए। खास तौर से बच्चे जो 18 साल से कम हैं उनको अभी प्रोसेस में है। अब जल्दी ही हमारी भी सरकार उनके लिए सेफ वैक्सीन बना रही है, सेफ वैक्सीन आ जाएगी तो उनको भी लग जाएगा। लेकिन जो ये थर्ड वेव आने की संभावना है आ जाएगी, इस न आए इसके लिए हम लोगों को जितने हाई रिस्क केस हैं उनको थोड़ा प्रोटेक्शन देना होगा। और इस समय उनको अपनी दवा जो भी खाते हैं अपने चिकित्सक से मिल करके दवाई का समुचित प्रबंध करके दवा खाते रहें, जिससे बीमारी उनकी कंट्रोल में रहे, बढ़े नहीं। और मास्क बराबर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर रखें, और जहां बहुत मास गैदरिंग है ऐसे बीमारी वाले जो भी लोग हैं वो वहां कम से कम जाएं, न जाएं। बच्चे न जाएं, गर्भवती महिलाएं हैं ऐसे जगहों पर न जाएं, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए WHO के किन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए सर? हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। हाँ, WHO का वो तो पहले भी जब से कोरोना हुआ तब से WHO यही कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरे से 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, मास्क बराबर लगाए रखना चाहिए, और अपने हाथ को साबुन से बराबर धोना चाहिए। साबुन है तो उससे भी, या जो भी केमिकल आजकल आ रहे हैं बोलते हैं उसको लगाना चाहिए। जी, हम आ चुके हैं अब एक प्रोग्राम में। आज हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बातचीत कर रहे हैं। तो सर, जब भी ठंड की शुरुआत होती है, ठंड दस्तक देती है, यानी कि कह सकते हैं अक्टूबर महीने से अजीब सा धुंधलापन हो जाता है और बीमारी बढ़ने लगती है। जो खासकर ऐसे में जो सांस की बीमारी जिनको होती है वो अपना ख्याल कैसे रखें, क्योंकि कोरोना भी कहीं ना कहीं सांस की बीमारी से ही संबंधित बीमारी है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। इस समय जब भी ठंडक बढ़ती है और धुंध बढ़ता है तो पोल्यूशन जितने भी सिटीज़ हैं, आप दिल्ली ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, जितने भी सिटी हैं, इवन हमारा बनारस भी ले लीजिए, तो पोल्यूशन बढ़ जाता है धुंध की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से। कई चीज़ें, कहीं पराली जला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं धुआं फैला रहे हैं, स्मोक आ जाता है तो और पोल्यूशन वायुमंडल में बढ़ जाता है और ठंडक पड़ती है। तो इसमें जो सांस के मरीज़ जो भी होते हैं, जिसको हम लोग अस्थमा, COPD, एलर्जिक ब्रांकाइटिस कहते हैं, तो इसमें वो मरीज़ लोगों का रोग जो उभर जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को यही सलाह देंगे कि अपने चिकित्सक से मिल करके सांस आपका उभरने न पाए, आपको सांस की परेशानी ज़्यादा न बढ़ने पाए, उसके लिए आप लोगों को दवा बराबर समुचित समय से लेते रहिए। और वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बराबर लगाते रहें। इस दौरान इम्यूनिटी की बात बहुत कही गई। जो लोग स्वस्थ हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हमारा खान पान, वो चाहे ना चाहे लापरवाही कर देते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी, हमारा खान पान कितना ज़रूरी है? ये बहुत ही ज़रूरी है, खान पान और व्यायाम। खान पान में हम लोगों को जो एक रंगीन सब कलर्ड फल, कलर्ड सब्जी, रंगीन फल, ईश्वर ने जो भी चीज़ें सब्जी दी हैं, जो भी फल दिए हैं, सब में रंग दिए हैं। तो एक शब्द होता है कि रंगीन फल और रंगीन सब्जी, हरी सब्जी और फल। ये अगर अपने डाइट में बराबर आप सम्मिलित करके रखेंगे तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। साथ में आपको डेली आधे घंटे एक्सरसाइज, व्यायाम अपने शरीर के लिए सबको निकालना है। योगा हो सकता है, चलना फिरना हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं व्यायाम मैंडेटरी है। अगर दोनों चीज़ आप डाइट में अपना सम्मिलित जो चीज़ें बताएं, बैलेंस डाइट में हरी सब्जी, हरे फल रखते हैं, साथ में जैसे हल्दी वगैरह हो गया, दूध वगैरह में डाल करके लेते हैं, बाकी जो मसाले में मिलता है इसके पहले हम बता ही चुके हैं। तो ये सब चीज़ें डाइट में आप सम्मिलित करते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी, कोरोना अगर आपको एक तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो आपके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर, आप एक डॉक्टर हैं, आए दिन नए नए रोगियों से मिलते रहते हैं, तो बहुत तजुर्बा होगा आपको। तो ऐसे में आप चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस आने वाले खतरे से बचे? तीसरी लहर को रोकना है तो सरकार को भी, हम जनता को, सरकार सब कुछ कर रही है लेकिन सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है, जनता को उसमें पूरा सहयोग देना होगा। हम यहाँ से यही आप लोगों को संदेश देंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बराबर रखना है, मास्क बराबर रहना, हम लोगों को कोई लापरवाही नहीं करनी है, हाथ बराबर धो करके ही हम लोगों को कुछ करना है, खाना पीना है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से अपने जीवन शैली में बदलाव करके हम इतने बड़े खतरे को रोक सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।